साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है इस क्लास में शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी का करते हो, रेलवे का करते हो, बैंकिंग का करते हो, कैट का करते हो, क्लैट का करते हो, सीडीएस का करते हो, या किसी भी अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, वहां पे आपसे नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से 100% सवाल को पूछा जाता है। तो हम लोग जो है इस क्लास में नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से, बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपके एडवांस पोर्शन तक जो है सो पहुंचने का काम करेंगे। अगर आपने इसके पहले नंबर सिस्टम नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपके लिए क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को। और इस क्लास में हम लोग बिल्कुल नंबर सिस्टम को बिल्कुल ही जीरो लेवल से जो है सो क्या करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे। देखिए क्या है नंबर सिस्टम। नंबर जो है सो अलग चीजें होती है और सिस्टम जो है सो अलग चीज होती है। नंबर अलग है और सिस्टम जो है सो क्या है, अलग है। सिस्टम का मतलब होता है मेथड, सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, संख्याओं के लिखने के तरीके, तौर तरीके। संख्याओं को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को लिखने की कई सारी मेथड्स होती है। जब आपको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ाएंगे कि संख्याएं जो हम लोग लिखते हैं, इसको लिखने की कई सारी पद्धतियां होती हैं। हम लोग जो दैनिक जीवन में जिन संख्याओं को लिखने का यूज करते हैं उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, दाशमिक संख्या पद्धति बोलते हैं। इसके अलावा भी संख्याओं को लिखने के कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इन तमाम सिस्टम की चर्चा हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से हेक्सा में कैसे करते हैं, हेक्सा से ऑक्टा में कैसे करते हैं। तो यह जो हमारा कन्वर्जन का क्लास होगा उसको हम लोग अलग से एक सेपरेट क्लास करके पढ़ लेंगे। अभी हमारा जो मेन मोटिव है, मेन जो फोकस होगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर पर बात करेंगे, इस संख्या पर बात करेंगे। हम लोग केवल नंबर पर बात करेंगे, फिर से जो है सो हम लोग जब अलग से एक क्लास सिस्टम पर बात कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं संख्या की। देखिए क्या है, संख्याओं का अगर हम बात करते हैं कि जो संख्या होती है, ये जो नंबर्स होती है, ये संख्याएं जो होती हैं, नंबर्स जो होती हैं, दो तरह की होती है। ये जो संख्याओं का हम लोग वर्गीकरण पढ़ते हैं, नंबर्स का क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं, वह हम लोग दो तरीके से करते हैं, ठीक है। एक संख्या को हम लोग कहते हैं, एक संख्या को कहते हैं रियल नंबर, या उसको हिंदी में जो है सो कहा जाता है वास्तविक संख्या। संख्याओं का हम लोग, संख्या जो है सो बेसिकली दो तरह के हम लोग को पढ़ना है। एक संख्या को कहना है रियल नंबर और एक संख्या को कहना है, एक संख्या जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, या फिर से जो है सो इसको जो है सो बोला जाता है काल्पनिक संख्या कहा जाता है। हम लोग संख्याएं जो होती हैं, नंबर्स जो होती हैं, नंबर्स का वर्गीकरण दो तरीके से करते हैं। एक संख्या को कहते हैं रियल नंबर और एक संख्या को जो है सो कहते हैं इमेजिनरी नंबर, या फिर से जो है सो काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये जो रियल नंबर होती है, जो वास्तविक संख्याएं होती है, और ये जो इमेजिनरी नंबर होती है, इनका हम लोग क्लासिफिकेशन बेसिकली करते क्या है कि एक लाइन लेते हैं, एक रेखा लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। आपने निचले क्लासों में इस चीज को पढ़ा होगा, नंबर लाइन क्या होती है, संख्या रेखा क्या होता है। तो इसी संख्या रेखा के आधार पर हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण दो तरीके से करते हैं। एक संख्या को कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और एक संख्या को कहते हैं काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। देखिए क्या है कि जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिन नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उस नंबर को तो हम लोग कहते हैं रियल नंबर। लेकिन कुछ ऐसी नंबर्स होती हैं, कुछ ऐसी संख्याएं होती है जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग जो है क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो ये जो संख्याओं का वर्गीकरण, हमने कहा कि संख्याएं जो है सो दो तरीके की होती है। एक संख्या को हम कहते हैं वास्तविक संख्या और एक संख्या को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, रियल नंबर्स जो होती है, वैसी संख्याएं होती हैं। रियल नंबर उन नंबर को कहते हैं जिन नंबर को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, जिनको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, वे सभी संख्याएं जो है क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है या काल्पनिक रियल नंबर कहलाती है। दूसरी, वे संख्याएं जिनको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं करते हैं, वे नंबर जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, उन संख्या को, उस नंबर को बेसिकली हम लोग कहते क्या है, उस नंबर को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या, या फिर से जो है सो इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और किस नंबर को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ये चीजें हम लोगों को जो है सो समझना है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं किन संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, जो भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, जितने भी हम लोग इंटीजर्स होते हैं, जो भी पूर्णांक होती हैं, उन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं।
पूर्णांक हम लोग पढ़ेंगे, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, +1 +2 +3 +4 +5, मतलब कि जिसमें डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आते हैं वही पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक होना चाहिए, या तो संख्या माइनस में हो प्लस में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इंटीजर्स होती हैं, ये जो पूर्णांक होती है, इन पूर्णांक संख्या को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि +1 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, +2 को, 3 को, 4 को, 5 को कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर कहा जाए -1 को करके बताओ, -2 को, -3 को, -4 को, -5 को और 0, ये तीनों की तीनों जो भी इंटीजर्स होती हैं, इन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि जो भी पूर्णांक संख्याएं होंगी वे वास्तविक संख्याएं होंगी, जो भी इंटीजर्स होगा वो रियल नंबर 100% होगा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में जब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे, वहां पे इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्या कि पूछा जाएगा कि क्या इंटीजर्स रियल नंबर होता है कि नहीं होता है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखना है, ये जो इंटीजर्स होता है, पूर्णांक होता है, इनको हम लोग नंबर लाइन पर, इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात जो इंटीजर्स होगा, अर्थात जो रियल नंबर होंगे, वे सभी संख्याएं जो सो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, या फिर से जो सो रियल नंबर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के बाद जो भिन्न संख्याएं हमने लिखा है, जो भी फ्रैक्शन वाली जो संख्याएं होती है वो भी रियल नंबर होती है। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि बताइए, अगर मैं कहता हूं 3/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो जो भी फ्रैक्शन वाली, जब आप क्लास 9th में पढ़ते होंगे तो वहां पे आपको चीजों को पढ़ना है। क्लास 9th में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ते हैं, वहां पे आपको स्कूल में बहुत डिटेल में बताया जाता है कि अगर फ्रैक्शन वाली कोई संख्याएं हैं, भिन्न वाली संख्याएं, तो उसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। अभी आपको हम छोटे से तौर पे बता देते हैं। जैसे 3/2 लिखा है, तो 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो संख्याएं लिखी गई है, 1 से ज्यादा है और 1 से ज्यादा है और 2 से क्या है, छोटी है। तो ये जो नंबर्स मिलेगा वो 1 और 2 के बीच में मिलेगा, 1 और 2 के बीच में मिलेगा। तो 1 से ज्यादा हमको भरना है। अब देखेंगे कि फ्रैक्शन कितना लिखा है, 1/2 लिखा है। तो जितना डिनोमिनेटर लिखा रहता है, जितना हर लिखा रहता है, उतने भाग में इसको बांट देंगे। जैसे 2 लिखा है तो इस 1 और 2 को 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांट देंगे। और नोमिनेटर 1 लिखा है तो इसका ई वाला भाग जो होगा वह 1 सही 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा, या 3/2 को जो सो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो 3/2 को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि आप जो सो 1/6 को, मैं कहता हूं कि आप जो सो 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए, तो जो 3/5 संख्या लिखी गई है, ये हमको दिमाग में होना चाहिए कि 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो 0 और 1 जो लिखा है, 0 और 1 मैंने कहा 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके बताइए। ये जो 3/5 लिखा है, 3/5 लिखा है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो 3/5 संख्या देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो हमको ठीक से देखेंगे तो पता चलेगा कि 3/5 जो है, यह जो संख्याएं लिखी गई है, यह बेसिकली 0 और 1 के बीच में संख्याएं हैं। अब देखेंगे कि हमको तो ये पता चल गया कि ये संख्या 0 और 1 के बीच में है। अब देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, इसका हर कितना है। तो अगर हर जितना रहेगा उतने बराबर भागों में बांट देंगे। तो ये जो 0 और 1 लिखा है, इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बांट दिए। अब देखेंगे कि नोमिनेटर कितना है, तो नोमिनेटर 3 है, तो इसका तीसरा भाग लेंगे, 1 2 3, यानी कि ई वाला जो भाग होगा 3/5 को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी भी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन लिखा, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उस फ्रैक्शन को हम लोग जो सो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि जो भिन्न संख्याएं होती हैं वे भी जो है सो क्या होती है, रियल नंबर होती है। वे भी जो है सो कौन सी संख्याएं होती है, वो भी संख्या जो है सो कौन सी संख्या होती है, हम लोग उसको रियल नंबर कहते हैं, या फिर से जो सो वास्तविक संख्या कहते हैं। साथ ही साथ जो भी डेसिमल संख्या लिखी जाती है, कौन सी संख्या, अच्छा दशमलव मैंने आपको पढ़ाया था, तो दशमलव जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डेसिमल हम लोगों को पढ़ना है। तो डेसिमल में 2 तरीके का डेसिमल होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को तो हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और अशांत दशमलव 2 तरीके का होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो दशमलव होता है, अभी आपको हम थोड़ा देर में बता देते हैं, एक तरीके मतलब 2 मिनट में दशमलव पर मैंने पूरा एक क्लास लेना है। दशमलव बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक को कहते हैं शांत दशमलव और एक को कहते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव को अंग्रेजी में बोला जाता है टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है यह दो तरीके का होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी ये होता है अशांत आवर्ती दशमलव और वो जो लिखा रहता है अशांत अनावर्ती दशमलव। तो जो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है इसको हम लोग संख्या रेखा पर, इसको जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को और टर्मिनेटिंग डेसिमल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। डेसिमल जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे आपका सारा जो क्लास जो भी कंफ्यूजन होगा वहां पे जो है आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ा देर के लिए आपको मैंने बताया, अभी क्या है कि दो दशमलव संख्याएं लिखी गई हैं, जो डेसिमल संख्याएं लिखी गई हैं, ये भी जो है क्या हो सकती है, इसको भी हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि आप 3.3.2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 + 2/10 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, यही ना करना है। 2/10 का मतलब 1/5, यानी कि 3 से ज्यादा 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 को 5 बराबर भागों में बांट देना है, 1 2 3 4 5 बराबर में उसका पहला हिस्सा ये वाला जो होगा रिप्रेजेंट करेगा, 3.2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से जो डेसिमल होते हैं उसको भी संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो याद रखना है कि जितने इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, उन संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ रूट वाली संख्याएं होती है, उन संख्या को भी हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे अगर मैं कहता हूं √2 लिखा है, क्या √2 जो लिखा है इसका जब मान निकालेंगे तो 1.4134 इस तरीके से आते रहेगा। यह जो डेसिमल लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, लेकिन इसको भी हम लोग संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि डेसिमल में कोई भी नंबर लिखा हो उन संख्या को हम लोग जो है संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या हम लोग डेसिमल को, दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, चाहे कोई भी डेसिमल लिखा हो। डेसिमल चाहे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो, अगर कोई भी डेसिमल आएगा तो उसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि √2 का मान जब निकालेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। √3 का मान निकालेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। √5 का मान निकालेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। और इसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख चुके हैं। फिर से आपको हम बता देते हैं कि अगर कहीं पे √2 का संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होगा, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होगा तो कैसे करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि √2 को संख्या रेखा पर दिखाइए, हालांकि हमसे किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि √2 को संख्या रेखा पर दिखाइए, लेकिन हमको जानना है कि √2 एक रियल नंबर है, √2 एक वास्तविक संख्या है। कैसे प्रदर्शित करते हैं थोड़ा देर के लिए बता देते हैं। अगर मान लेते हैं कि 0 है, 0 से धनात्मक संख्या 1, चूंकि √2 जब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो अगर हमको कर्ण √2 दिखाना होगा तो परपेंडिकुलर और बेस को 1 1 लेना होगा, तभी हम लोग हाइपोटेनियस को क्या कर सकते हैं, √2 दिखा सकते हैं, तभी √2 जो है सो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब बात करते हैं तो इधर जो संख्या लेते हैं, 1 यूनिट एक स्केल कोई भी मान सकते हैं, अपने से 1 मीटर मान सकते हैं, 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 1 किलोमीटर मान सकते हैं, जो भी एक इकाई 1 यूनिट लेना है, यूनिट। दूसरा इधर यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर, और दूसरा उसी से 1 यूनिट जो है सो क्या कर लेना है, वाई एक्सिस पर जो है सो 1 यूनिट ये भी ले लेना है। अब 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया, उसके बाद से इन दोनों को मिलाएंगे तो यह 1 हो गया, 1 हो गया, तो ई वाला जो लेंथ होगा √2 के बराबर होगा। फिर प्रकार की सहायता से इसको जो सो मेजरमेंट करेंगे और यहां से एक बार चाप काटेंगे तो ये जो संख्याएं, ये जो रेखा है जहां पर आकर इसको काटेगी वह बिंदु जो सो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से √2 वाले, इसी तरीके से √2 को दिखाना है, √3 को, √5 को, √7 को, √11 को, जो भी संख्याएं आती हैं इसी तरीके से हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे पास जो भी डेसिमल नंबर आते हैं उन सभी संख्याओं को, यानी कि सभी की सभी जो सो कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या या फिर से जो सो रियल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है। जैसे मैं कहता हूं कि आप जो है सो √4 का मान बताओ, तो √4 का मान हम निकालेंगे तो ±2 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि √9 का मान बताओ, तो √9 का मान निकालेंगे तो ±3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि -√7 का मान बताओ, -√7 का मान बताना है क्या होगा, तो हमारे पास ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है कि ताकि इन संख्या को रिप्रेजेंट करे और इसका जब हम लोग स्क्वायर कराएंगे तो -7 आए।
कभी भी अगर कोई संख्या लिखी गई है उसका स्क्वायर करने पर निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। रियल नंबर में अगर कोई संख्या निगेटिव भी है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर निगेटिव नंबर आता है वही संख्या जो है कौन सी संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है, या फिर से जो है इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। हालांकि हमारे पेपर में इमेजिनरी नंबर से सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो सीडीएस के पेपर होते हैं वहां पे जो है इमेजिनरी नंबर से काल्पनिक संख्या से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या को अगर हमको डिनोट करना होगा तो इसको हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। और आयोटा का जो मान होता है वो बराबर होता है -√1 के बराबर होता है। आयोटा जो है किसके बराबर होता है, -√1 के बराबर होता है। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। आयोटा बराबर होता है -√1, आयोटा -√1 के बराबर होता है। दूसरी बात, अगर हम आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। अगर आयोटा का पावर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा के बराबर हो जाएगा। अगर आयोटा का पावर 4 करेंगे तो ये जो है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये कुछ पावर जो है हम लोगों को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि आयोटा का मान कितना होता है, -√1 होता है। आयोटा का मान कितना होता है, -√1 होता है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है। आयोटा का पावर 4 1 के जो है क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, ये जो इमेजिनरी नंबर होती है, इसको हम लोगों को जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर कोई रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को जोड़ के लिख दिया जाता है तब इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, या फिर से जिसको हिंदी में बोला जाता है सम्मिश्र संख्या। अगर कहीं पे रियल नंबर में वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या को ऐड करके लिखा जाता है, किसी रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को जोड़ करके लिखा जाता है, तब ऐसी संख्या को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, या फिर से जो सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ध्यान रखना है कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के योगफल को, सम को या घटाव को जो भी लिखा गया हो, अगर दोनों को मिला करके प्लस माइनस करके कुछ भी करके लिख देते हैं तब ऐसी जो संख्याएं बनती हैं, ऐसी संख्या को हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं, या फिर से जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो जैसे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह लिखा रहता है x ± i आयोटा के बराबर होता है। जो सम्मिश्र संख्या लिखी गई होती है, सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप होता है x ± आयोटा y के जो क्या होता है, बराबर होता है। जहां पे x जो होता है कौन सी भाग होता है, रियल पार्ट होता है, और y जो है कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। अच्छा, सम्मिश्र संख्या को हम लोग जो है z से डिनोट करते हैं। याद रखना है कि कभी भी अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम किससे डिनोट करते हैं, z से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को, सम्मिश्र संख्या को z से सूचित करते हैं या फिर से प्रदर्शित करते हैं। अगर रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या को जोड़ के घटा के लिखते हैं तो ये जो संख्या बनती है कौन सी संख्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसका व्यापक रूप होता है x ± आयोटा y के बराबर होता है, जहां x जो है सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट होता है और y जो है कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है या फिर से जो काल्पनिक पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद से अगर कहीं पे x 0 हो जाए, अगर किसी सम्मिश्र संख्या में x 0 हो जाए मतलब रियल भाग 0 हो जाता है, तो ऐसी सम्मिश्र संख्या को हम लोग बोलते हैं शुद्ध काल्पनिक संख्या, मतलब शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं, शुद्ध काल्पनिक है, यानी कि प्योर जो है क्या हो जाता है, काल्पनिक संख्या बन जाती है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर कहीं पे जो है y 0 हो जाता है, यानी कि काल्पनिक भाग 0 हो जाता है, तो उसको बोलते हैं शुद्ध क्या बोलते हैं, शुद्ध रिवास्तविक सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, यानी कि प्योर रियल नंबर बन जाता है। तो इससे ज्यादा हम लोगों को जो है नहीं पढ़ना है। इतनी बातों को अगर आप जान जाते हैं मोटे तौर पर तो फिर हमारा जो है काम जो है क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। सम्मिश्र संख्या में, कॉम्प्लेक्स नंबर में इनसे ज्यादा हम लोगों को नहीं जानना है। सम्मिश्र संख्या में जानना क्या है, अगर आप सीडीएस की पेपर देते हैं तो वहां पे इससे सवाल पूछा जाता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि के एग्जाम में कभी भी इससे सवाल नहीं पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक है बिल्कुल टेक्निकल टॉपिक है। अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस उधर का तैयारी करते हैं, फिर इंजीनियरिंग, जेई उधर का तैयारी करते हैं, तो फिर उधर आपसे पूछा जाता है। लेकिन हमारे जो एग्जाम होते हैं इसमें कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, सम्मिश्र संख्या का या फिर से जो काल्पनिक संख्या का कहीं पर भी रोल नहीं होता है। हमको थोड़ा मोड़ा जानना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। काल्पनिक संख्या जो आयोटा से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जिन संख्या को संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं करते हैं, उन संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। दूसरी बात कि जिन संख्या का वर्ग, जिन संख्या का स्क्वायर जो होता है एक नेगेटिव नंबर मिलता है, वे संख्या काल्पनिक संख्या होती है या फिर से इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर को हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, काल्पनिक संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा जो है बराबर होता है -√1 के
के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, आयोटा का पावर 3 माइनस आई होता है, आयोटा का पावर 4 आई के बराबर होता है। अगर किसी रियल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में यानी कि इमेजिनरी नंबर को जोड़ के घटा के लिख देते हैं, तब ऐसी संख्या को जो सो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, या फिर से जो सो सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बेसिकली जेड से सूचित करते हैं या जेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यापक रूप लिखा है तो x प्लस माइनस आयोटा y के बराबर होगा, जहां x जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल भाग होगा और y जो है सो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी भाग होगा। अगर कहीं पे रियल भाग 0 हो जाता है, मतलब x 0 होते हैं, तो उसको शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। अगर कहीं पे y 0 हो जाते हैं तो उसको शुद्ध रियल यानी कि शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या जो है क्या करते हैं, बोलते हैं। ये चीजें हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी कि काल्पनिक संख्या में जो सो जाना था। हमको काल्पनिक संख्या पर नहीं बात करना है, हमको हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर पर बात करना है, वास्तविक संख्या पर बात करते हैं। तो हम फिर से जो मैंने आपको बताया कि संख्याएं दो तरीके की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग जो है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं, यानी कि जो वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है, इनके क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं, इनके वर्गीकरण को देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो रियल नंबर होती है, उन संख्याओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जो वास्तविक संख्या होती है, जो रियल नंबर होती है, उनको कितने भागों में बांटा जाता है, उनको जो है सो हम लोग बेसिकली बांटते हैं दो भागों में। एक संख्या को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, एक संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर, या हिंदी में इसको बोला जाता है परिमेय संख्या। इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और दूसरी जो भाग होती है उसको जो सो बोला जाता है इरेशनल नंबर बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है, या हिंदी में इसको जो सो अपरिमेय संख्या कहा जाता है। कौन सी संख्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो बेसिकली हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो रियल नंबर होती है, इनको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक भाग को हम लोग कहते हैं, कौन सी संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं, और दूसरे भाग को हम लोग जो सो क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, या परिमेय संख्या कहते हैं, या इरेशनल नंबर कहते हैं। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए, जो परिमेय संख्या होती है, जो रेशनल नंबर होती है, इसकी कुछ पहचान होती है, इसकी कुछ क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है, सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि जो परिमेय संख्या होती है, जो रेशनल नंबर होती है, इनको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। दैट मीन्स इनको हम लोग नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। सबसे पहली बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है, अगर कोई संख्या रेशनल नंबर है, तो उस नंबर को हम लोग p/q के रूप में, दैट मीन्स उसको नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में जो सो क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। अगर जहां p और q जो होता है, दोनों के दोनों जो सो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मैंने शुरू में ही बताया था कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव नंबर यानी कि पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक होना चाहिए, उसमें दशमलव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये p और q जो है सो पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन होती है कि q जो है सो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। जीरो कभी भी जीरो के बराबर, नीचे वाला q जो है सो जीरो के बराबर नहीं हो। ऐसी स्थिति में जो है सो ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, या फिर से जो है सो रेशनल नंबर कहते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, हमने वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटते हैं। एक संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या और एक संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्या को हम लोग p/q के रूप में, दैट मीन्स नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। जहां p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं और q जीरो के बराबर नहीं होती है, ऐसी संख्या जो है सो कौन सी संख्या कहलाती है, ऐसी संख्या को हम लोग जो है सो कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं या रेशनल नंबर कहते हैं। या बहुत सारे लोगों पर यह भी कहा जाता है कि जो p और q जो होती है, एक को प्राइम नंबर होनी चाहिए, जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जरूरी नहीं है बोलना कि ये दोनों की दोनों को प्राइम संख्या हो, सह अभाज्य संख्या हो, लेकिन जब रेशनल नंबर को हम संख्याओं को जब लिखते हैं, संख्याओं को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन को लिखते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि संख्याओं को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए। लेकिन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं भी है तो भी वो परिमेय संख्या होगी, ऐसा नहीं है कि परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ऐसा बोलना जरूरी नहीं है कि p और q सहअभाज्य संख्या है। लेकिन अगर बहुत सारे जगहों पे ऐसा कहा जाता है कि p और q दोनों के दोनों सहअभाज्य संख्या है, वो भी सही है। ठीक है। लेकिन हमको मोटे तीन बात का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात क्या है कि दोनों संख्याएं जो है सो p/q के रूप में लिखी गई हो, जहां p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हो और q जीरो के बराबर नहीं हो,
ऐसी संख्या को, ऐसी नंबर्स को जो है सो हम लोग कौन सी नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, या फिर से जो सो रेशनल नंबर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होती है, इसके एग्जांपल पर बात करेंगे। जैसे मैंने लिखा -1/2, अब मैं पूछूंगा कि बताइए क्या यह परिमेय संख्या लिखा है कि नहीं लिखा है। बिल्कुल 100% लिखे, हमको माइनस प्लस से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि नोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा है, p/q के रूप में लिखा है, तो 100% लिखा है। क्या -1 जो है पूर्णांक है, इंटीजर्स है, बिल्कुल है, और 2 भी पूर्णांक है, यानी कि -1/2 जो है सो क्या होगा, एक जो है सो पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि क्या मैं कहता हूं 0/6, क्या 0/6 एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, 100% है। क्या इसको नोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में लिखे हैं, 100% लिखे हैं। 0 भी एक पूर्णांक है, 6 भी एक पूर्णांक है। कंडीशन है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा तब वह परिमेय संख्या नहीं होगा, ऊपर वाला 0 होते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कहीं पे लिखा हो 5/0, क्या यह परिमेय संख्या है, नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला चाहे कुछ भी हो। अगर पूछा जाए कि बताओ 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है, 0 भी परिमेय संख्या है। अगर पूछा जाए कि -1 परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है, -1 को -1/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं जैसे क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं जैसे कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। दूसरी बात, अगर कहीं पे लिखा हो 22/7, 22/7 परिमेय संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये सभी जो नंबर्स होते हैं, अगर कहीं पे लिखा हो 0.3, क्या यह परिमेय संख्या लिखा है कि नहीं है, लिखा है। 0/3 को हम लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, यह भी एक परिमेय संख्या लिखा है। तो जो परिमेय संख्याएं होती है, रेशनल नंबर होती है, इसके पहचान होता है कि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, q 0 के बराबर नहीं होती है। ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, या फिर से जो रेशनल नंबर कहते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे भाई इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या, जिन संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मैं कहता हूं √2 लिखा है, √3 लिखा है, √5 लिखा है, इस तरीके से जो रूट वाली संख्याएं होती हैं, ये सभी के सभी कौन सी संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अगर कहीं पे पाई पूछा जाए, एक बात ध्यान रखना है कि पाई जो कौन सी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान ध्यान रखना है कि पाई का 22/7 जो मान होता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, बिल्कुल सही मान नहीं है, लगभग उतना मान करके हम लोग चलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, सही पाई जो अपरिमेय संख्या है। उसी तरीके से e⁻x, ये सभी जो संख्याएं जो कौन सी संख्या है, ये सभी जो संख्याएं लिखी जाती है, एक्सपोनेंशियल नंबर लिखा जाता है, लॉग तॉग जो भी लिखा जाता है, ये सभी की सभी संख्याएं कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, या फिर से जो इरेशनल नंबर होती है। तो ये बात ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। परिमेय संख्या उन संख्या को कहते हैं जिन संख्या को हम लोग जिन संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है, ऐसी संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि एक वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि √2, √5, √7, ये सभी संख्याएं जो कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, या फिर से जो रेशनल नंबर कहलाती है। अब हम लोग जो एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग जो अभी पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में, अब डिटेल में पढ़ने का काम करते हैं। अभी मैंने आपको रियल नंबर का प्रकार पढ़ाया था कि वास्तविक संख्याएं दो तरीके की होती है, एक होती है क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ते हैं परिमेय संख्या का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या जो कितने तरह की होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या को हम लोग बेसिकली दो भागों में बांटते हैं। एक संख्या को कहते हैं पूर्णांक संख्या, एक संख्या को कहते हैं पूर्णांक संख्या, और दूसरी संख्या को कहते हैं दशमलव संख्या। ये दशमलव संख्या होती है, यानी कि डेसिमल होती है। यानी कि हमको ये पढ़ना है कि जो रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्याएं होती है, उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं इंटीजर्स और एक को कहते हैं डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। पहले हम लोग पूर्णांक पर बात करेंगे, फिर से जो डेसिमल पर हम लोग जो क्या कर लेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पूर्णांक संख्या लिखी गई है क्या होती है। तो देखिए, ये जो पूर्णांक संख्याएं होती है 5 तरीके की होती है। पूर्णांक कितने तरह की होती है, 5 तरह की होती है। कौन कौन सा, एक होता है पॉजिटिव पूर्णांक, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं।
ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है इसी का एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। इसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर, यानी कि जो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफिनिट तक, यानी कि एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है गिनती की संख्या जो है सो क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, या इसी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। तो कई बार इसको नेचुरल नंबर, हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं या धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, अंग्रेजी में बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 से शुरू कहां तक जाती है, इनफिनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है। दूसरी बात, एक जो संख्या होती है इसको जो सो बोला जाता है निगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है, निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और ये जो संख्या होती है माइनस वाली होती है, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट कहां तक, माइनस इनफिनाइट तक जाती है, माइनस अनंत तक जाती है। ठीक है। दूसरी जो संख्या आती है इसको हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। ये जो जीरो इंटीजर्स होता है बेसिकली जीरो को जो है सो जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है इसमें कोई भी इंटीजर्स पॉजिटिव नहीं होता है, ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि जो जीरो नंबर लिखा है यह ना तो धनात्मक है और ना ही निगेटिव है। जीरो ना तो पॉजिटिव संख्या लिखा है और ना ही निगेटिव संख्या लिखा है, यह भी बात ध्यान रखना है कि जीरो कौन सी संख्या, धनात्मक संख्या कि ऋणात्मक संख्या है। तो जीरो ना पॉजिटिव नंबर है और ना ही जीरो जो क्या है निगेटिव नंबर है। तो अगर पूछा जाए नॉन पॉजिटिव नंबर, इसको बोला जाता है हिंदी में गैर धनात्मक संख्या, यानी कि 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट कहां तक, माइनस इनफिनाइट तक जाएगा। उसी तरीके से कहा जाता है कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, और नॉन निगेटिव इंटीजर्स 0 1 2, यानी कि इसमें निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। और नॉन निगेटिव इंटीजर्स को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर कहते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाती है, इनफिनाइट तक जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स या इसको होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं इंटीजर्स होती हैं, कितने तरह की होती है, 5 तरह की होती है। एक को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, एक को बोला जाता है जीरो इंटीजर्स। एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं इसी नॉन निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं या फिर से जो पूर्ण संख्या के रूप में जानते हैं। यानी कि जो संख्याएं जीरो से शुरू होकर के अनंत तक ट्रेवल करती है, अनंत तक जाती है, ऐसी संख्या को हम लोग बेसिकली कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं या फिर से जो निगेटिव इंटीजर्स जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक है। अब हम लोग जो है सो ये हमने पढ़ लिया कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम लोग जो है सो एक एक करके ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इसके क्लासिफिकेशंस की जो है सो क्या करते हैं समझ लेते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखी गई है, धनात्मक संख्या लिखी गई है, इनकी वर्गीकरण को जो है पॉजिटिव इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन कि पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली होते कितने तरह के हों। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे पहली जो संख्या मिलती है इस संख्या को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे पहली संख्या जो मिलती है उसको सम संख्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोला जाता है इवन नंबर। इवन नंबर उन संख्या को कहते हैं जो नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। वैसी नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है यानी कि जिसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता है, ऐसी संख्या को रिमाइंडर 0 मिलता है। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसी संख्या को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं, रिमाइंडर। एक बात ध्यान रखना है कि जो क्वोशिएंट आता है, भागफल आना चाहिए, वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ऐसे भी कुछ तो बोला जाता है कि अगर मैं 5 से 2 में भाग लगाऊं तो 2 दूना 4, यहां से 1 2 बचे 10, ये तो पूरा पूरा भाग लग गया। लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए पॉइंट में नहीं आना चाहिए, जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए वो हमेशा एक इंटीजर्स होना चाहिए, धनात्मक इंटीजर्स। क्योंकि एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इंटीजर्स का जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो यहाँ पे डेसिमल में संख्याएं नहीं आएंगी। तो अगर मैं पूछूंगा कि इवन नंबर कितने, इवन नंबर किसे कहते हैं, तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उस संख्या जो कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है या फिर से जो इवन नंबर कहलाता है। जैसे जो कोई संख्याएं लिखी गई हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरीके से जो संख्याएं होती है इवन नंबर कहलाती है। दूसरी संख्या को हम लोग को पढ़ना है जिसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या बोलते हैं या अंग्रेजी में इसको जो बोला जाता है ऑड नंबर। ये ऑड नंबर क्या होती है, तो ऑड नंबर उन संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। जिस नंबर में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, भाग देने पर रिजल्ट पॉइंट में आ जाता है, डेसिमल में आ जाता है, उस संख्या को हम लोग
बेसिकली क्या कहते हैं, उन संख्या को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर या फिर से जो सो विषम संख्या कहते हैं। तो ये रहा ऑड संख्या में जो सो कौन सी संख्या आएंगी, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इस तरीके से इनफिनिट तक आएगी। तो इन संख्या को हम लोग बेसिकली कौन सी संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं या फिर से जो सो ऑड नंबर कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे एक और संख्या पढ़नी है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर या फिर से जो सो इसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। ये देखिए जो प्राइम नंबर लिखा है अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इससे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिससे आपके सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो हम अगले क्लास में जब पढ़ेंगे तो एक पूरा कम से कम 1 से 1.5 घंटे का क्लास सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर पर लेकर चलेंगे, जिसमें आपके पिछले 7-8 साल से पूछे गए क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन लेवल के आपके एसएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल प्राइम नंबर पर। अभी थोड़े मोटे तौर पर आपको बताते हैं कि प्राइम नंबर कहते हैं किसको है। तो प्राइम नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जिसके केवल 2 डिफरेंट फैक्टर होते हैं, जिसके केवल ओनली 2 डिफरेंट, विच है ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर। 2 डिफरेंट फैक्टर मतलब जिसके पास केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ऐसी संख्या को, ऐसे नंबर को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं या फिर से जो सो प्राइम नंबर कहा जाता है। तो प्राइम नंबर उन संख्या को कहते हैं, वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात एक वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़ करके किसी भी संख्या से भाग नहीं लगती है, उन संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कोई होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कोई होता है, तो वह होता है 2। और 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। इसके अलावा जो भी प्राइम नंबर आते हैं, जो भी सम संख्याएं आती है, सभी के सभी विषम होते हैं, सभी के सभी ऑड होते हैं। एक बात ध्यान रखना है, तो प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड मिलते हैं, ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर मिलते हैं, ऐसी संख्या को, ऐसी नंबर को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं या फिर से जो सो प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है, इसके बाद से 13 आता है, इस तरीके से आते रहते हैं। सबसे छोटा अगर कहा जाए एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो एक प्राइम नंबर नहीं है। एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड मिल रहा है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं मिल रहा है, इसलिए एक जो है सो प्राइम नंबर नहीं होगा। दूसरी बात, एक और संख्या बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये जो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसके जो फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2, यानी कि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। किससे ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मिलता है, वह मिलता है 4। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। एक संख्या जो लिखा है यह न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या कहते हैं जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर हो, इसका एक ही फैक्टर है। दूसरी बात, प्राइम कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, इसका 2 गो हिले ना है, जब 2 गो ना है तो इसको 3, 4, 5 होने की कोई संभावना ही नहीं बन पाती है। इस कंडीशन में, इस स्थिति में ये जो 1 लिखा है, ये ना तो भाज्य संख्या लिखा है और ना ही जो है सो अभाज्य संख्या लिखा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर्स लिखी गई हैं, जो अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं, ये जो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग जो सो कौन सा नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। यानी कि एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और 2 इकलौता सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर आते हैं सभी के सभी विषम होते हैं। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा होता है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। और एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही जो है सो कंपोजिट नंबर है, नहीं तो ये भाज्य संख्या है और ना ही जो है सो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए इसको जो है सो हम लोग एक को ना तो प्राइम बोलते हैं और ना ही जो है सो क्या बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं। अब हम जो है सो बात करते हैं अभाज्य संख्या पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभाज्य संख्या पर बहुत डिटेल में हम लोग जो है सो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या जितना हो सकता है अभाज्य संख्या, ये जो लिखा है अभाज्य संख्या या फिर से जो सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या को मैंने शुरू में ही बताया था कि वैसी संख्या जिन संख्या के केवल दो डिफरेंट फैक्टर होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, सॉरी अभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर से जो सो कौन सी संख्या कहते हैं? प्राइम नंबर जो सो कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं लिखी जाती हैं 1 से लेकर के 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अगर मैं लिखता हूं कि 1 से 10 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 10 तक में आती है 2, 3, 5 और 7, यही जो सो अभाज्य संख्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1 से लेकर के 10 तक में ऑप्शन में पूछा जाता है कभी कभार 1 से लेकर के 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर के 10 तक में 4 अभाज्य संख्या है। 1 से 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 10 अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से मैं कहता हूं 1 से लेकर के 20 तक लिखा जाए तो 1 से 20 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 7 के बाद से 9 नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद से 13 होगा, 13 के बाद से 17 होगा, 17 के बाद से 19 होगा। तो 1 से लेकर के 20 तक में 4 और 4 कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? 8 अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ध्यान में रखना है 1 से लेकर के 20 तक में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 1 से लेकर के 20 तक जब हम संख्या लिखेंगे तो उसमें 8 गो अभाज्य संख्या आता है, 8 गो प्राइम नंबर आता है। कौन कौन सी संख्याएं? एक आती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये जो सो क्या आती है? अभाज्य संख्या होती है। उसी तरीके से अगर हम 1 से लेकर के 50 तक संख्याएं लिखें तो 1 से लेकर के 50 तक जब आप नंबर लिखिएगा तो उसमें जो प्राइम नंबर आते हैं 19, 19 के बाद कौन सी संख्या आती है? 23 आती है। 23 के बाद से कौन सी संख्या आती है? 29 आती है, 31 आता है, 31 के बाद से जो सो कौन सी संख्या आती है? 37 आता है, 41 आता है, 43 आता है, 43 के बाद से कौन सी संख्या आती है? 47 आता है। तो ये संख्याएं 1 से लेकर के 50 तक जब आप बात करेंगे तो 1 से लेकर के 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। 1 से लेकर के 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए 1 से लेकर के 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर के 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर के 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 20 तक में जो सो 8 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से आगे हम लिखते चले जाए, अगर मैं कहता हूं 1 से 100 तक लिखिए तो 47 तक लिख दिए। 47 के बाद से कौन सी संख्या आती है? 47 के बाद 47, हमने 47 तक लिया। 47 के बाद से कौन सी संख्या आती है? 53 आता है। 53 के बाद से कौन सी संख्या आती है? 59 आता है। 59 के बाद से 61 आता है। 61 के बाद से आता है कौन सी संख्या? 67 आता है। फिर से 71 आता है, 73 आता है, फिर उसके बाद से 79 आता है, 83 आता है। 83 के बाद से आपको आता है 83 हो गया। 83 के बाद से आता है 89, 89 और 89 के बाद से आता है 97, 97। ये संख्याएं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, यानी कि ये जो 10 होगी 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 100 तक में कितने अभाज्य संख्या हो जाएंगे? 1 से लेकर के 100 तक में 25 अभाज्य संख्या हो जाएंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये जो संख्याएं लिखी गई हैं 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या लिखी है। आपको इसको जबानी याद कर लेना है, बिल्कुल याद रखना है, ताकि आपसे क्वेश्चन जो सो नहीं छूटे। याद क्या रखना है? अगर मैं कहूंगा कि 1 से 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 10 तक में 4 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 20 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर के 20 तक में 8 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 15 तक, 1 से लेकर के 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर के 50 तक में 25 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर के 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। अब नंबर भी याद रखना है, कौन कौन सी संख्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये जो लिखी गई है 1 से लेकर के 100 तक में क्या है? अभाज्य संख्या लिखी गई है या प्राइम नंबर लिखी गई है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्राइम नंबर से ही शुरू